नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है ऐसा उनका प्राकृतिक कारण है। वह भूल गई हैं जब 1000 बरस के गुलामी में मुगलों और फिरंगियों ने इस देश को जला नहीं पाया। इस देश की संस्कृति और संस्कार लोगों को आभास कर दिया कि भारत भूमि का संतान जलने वाले को ही जला देती है। वहीं आगे उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जिस शहर के लहर को चलाना चाहते हैं वो पहले घोषित करे कि वो फॉरवर्ड कब अपने आप को घोषित करेंगे इतने वर्षों में सत्ता में रहते हुए, ताकि अपने ही समाज के, अपने ही जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का वो मौका देंगे। ये अभियान चलाएंगे। बिहार में जाति जनगणना हुआ था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 6000 से कम आमदनी का 34% लोग आज भी सिसक रहे हैं। क्यों नहीं उनकी चर्चा तेजस्वी यादव करते हैं। उनको उनके उत्थान से उन गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों से सहानुभूति नहीं है। दरअसल सत्ता तक पहुंचने का इनकी राजनीतिक लोकता का वो प्रदर्शन है। अपने माता पिता के अनुभव के बाद वो भी अपने अनुभव को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आपके पास अगर कुछ सबूत है तो उपलब्ध कराएं। सरकार सजग होगी। सरकार और सत्ता का यही समन्वय होता है। ये देश जिनकी जैसी भावना रहती हो वैसा उनका प्रकटीकरण है। वो भूल गई है कि जब 1000 वर्ष के गुलामी में मुगलों ने, फिरंगियों ने इस देश को जला नहीं पाया। इस देश की संस्कृति और संस्कार लोगों को आभास करा दिया है कि भारत भूमि का संतान जलाने वाले को ही जला देता है। तेजस्वी धरने पर जा रहे हैं कि 65 जातीय गणना और 65% जो आरक्षण है वो 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर तेजस्वी यादव जी जिस जहर के लहर को चलाना चाहते हैं वो पहले घोषित करें कि वो फॉरवर्ड कब अपने को घोषित करेंगे। है हिम्मत इतने वर्षों में सत्ता में रहते हुए, ताकि अपने ही समाज के, अपने ही जाति के लोगों को आगे बढ़ने का वो मौका देंगे। ये अभियान चलाएंगे। बिहार में जातीय जनगणना हुआ था। 6000 से कम आमदनी का 34% लोग आज भी सिसक रहे हैं। क्यों नहीं उसकी चर्चा करते हैं। अरे इनको उसके उत्थान से, उन गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों से सहानुभूति नहीं है। सत्ता तक पहुंचने का इसकी राजनीतिक लोलुपता का वो प्रदर्शन है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो है आईपीएस को दबाना चाहते हैं, जिसके चलते अच्छे अधिकारी भाग जा रहे हैं यहाँ से, बिहार से। अनुभवी हैं, माता पिता के अनुभव के बाद वो भी अपने अनुभव को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। अरे आप विपक्ष के नेता हैं, आपके पास अगर जो कोई सबूत है तो उपलब्ध कराइए। सरकार सजग होगी। विपक्ष और सत्ता का यही समन्वय हो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पटना पहुंचे, जहां उनका पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका अभिवादन किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे दूसरी बार लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के सभी साथियों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। मैं अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाऊंगा। चिराग पासवान ने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के विचारों और सिद्धांतों को याद करते हुए कहा कि ये पार्टी मेरे पिता रामविलास पासवान जी के नेतृत्व और विचारों पर आधारित है। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पश्चिम बंगाल में हुए लाठीचार्ज की घटना पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये चिंता का विषय है और बेहद घिनौनी घटना है। इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। सबसे पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दूसरी बार मुझे सौंपी गई है। इसके लिए मैं पार्टी के तमाम साथियों का
तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाने का काम करूंगा। ये पार्टी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, उनके सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुनः मुझे जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए जहां एक तरफ ये हर्ष और गर्व की बात है, तो वहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी को अगले 5 सालों में पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। राष्ट्रपति नहीं, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। और देखिए जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी देश की राष्ट्रपति मां महिम तक जब खुद ऐसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त करती हैं, तो ऐसे में उन सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और ये भी समझने की जरूरत है कि भाई जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे इजी एक्सेस था सरकारी डिपार्टमेंट्स में आने जाने का। अगर ऐसी व्यवस्था अगर आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और सरकार का संरक्षण ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है, तो ये चिंता की बात है। आज की तारीख में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, कुछ समय पूर्व तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए पुलिस तक जैसी व्यवस्था में उनको शामिल करने जैसी योजनाएं बनाई थी। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी बिना वेरिफिकेशन के अपने पॉलिटिकल कैडर को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती है, ये भी चिंता का विषय है। ऐसे में जिस घटना को अंजाम बंगाल में दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कैडर एक सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने की सोच के साथ ही वो आगे आ रहा था, जो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी सोचना चाहिए कि भाई जब आप उनको सरकारी व्यवस्था का आप हिस्सा बना रहे हैं, तो क्या उससे पहले उनका पूरा वेरिफिकेशन किया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष ऋषि यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी, हम लोगों ने 65% आरक्षण का सीमा बढ़ाया था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों के लिए। हम शुरू से कहते आ रहे हैं जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। वहीं आगे उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है, इस कारण से ही हमें अभी तक 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। नीतीश कुमार आज पावरफुल भूमिका में है, फिर भी इन सभी मुद्दों पर चुप रहते हैं। भाजपा ने अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपना पक्ष रखें। पूरा मामला सीजीआई के बेंच पर चला गया है, इसलिए पूरे बिहार में 1 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खुद 1 तारीख को पार्टी कार्यालय में धरना प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता किया था कुछ दिनों पहले कि शेड्यूल 9 में जो हम लोगों के सरकार ने
65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डाल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हम तो आग्रह भी गए मुख्यमंत्री जी से, अब तो इतने पावरफुल हो गए हैं भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डलवा रहे? जब हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, तब आप जो है जोर नहीं लगा रहे शेड्यूल लाइन में डालने के लिए। तभी हम लोगों ने तय किया था कि बिहार सरकार अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हाई कोर्ट में नहीं रखेंगे। और हम आपको बताते हुए खुशी होगी कि हम लोगों ने कहा था कि अगर पक्ष वो अच्छे से नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। और हम लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, अगला डेट भी तय हो गया है, शेड्यूल्ड है। हमको लगता है कि सीजीआई जो है उन्हीं के बेंच में है मामला, और वहां अपने पक्ष को राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित आदिवासी के लिए रखने का काम करेगा। उसमें हम लोगों ने भर बिहार में एक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हम लोग 1 तारीख को हम लोगों ने करने का ऐलान किया है। स्वयं हम खुद भी पार्टी कार्यालय में 1 तारीख को मौजूद रहेंगे। ब्रेक कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग वो मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी और निगरानी के डीजी आलोक राज बिहार पुलिस के नए महानिदेशक बनाए गए। बता दें कि गृह विभाग ने इसको लेकर सूचना जारी कर दी है। वहीं आरएस भट्टी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से बिहार में डीजीपी का पद रिक्त हो गया था। वहीं आरएस भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वो बता दें कि वो बिहार के पहले ऐसे डीजीपी हैं जिन्हें किसी मिलिट्री एजेंसी की कमान सौंपी गई है। आलोक राज ने डीजीपी नियुक्त किए जाने की अधिसूचना से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। वहीं आरएस भट्टी ने अपने विदाई संबोधन में कहा कि बिहार के नौरगछिया से मेरे कैडर की शुरुआत हुई थी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। यहाँ के लोगों को अच्छाई और अच्छे व्यक्ति की परख है। मुझे नई सोच और समझ थी। बिहार पुलिस के साथ मेरा मन बना रहेगा और सहयोग करता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए बिहार पुलिस पहले और उसके बाद अधिकारी है। न्याय का पहला पड़ाव थाना है, उसके बाद पुलिस है। एक कॉल पर 20 मिनट में पुलिस पहुंचती है। आम नागरिकों को लेकर जो काम किया गया उसका प्रचार मैंने नहीं किया। थानों में सबकी शिकायत ली जाती है। स्टेशन डायरी को डिजिटल किया। थानों में अब शिकायतें आनी बंद हो गई। सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। जहाँ प्राथमिकी बनती हो प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसको तंग नहीं किया जाए। थानों में जो स्टेशन डायरी हमने डिजिटाइज कर दी, यानी कि कोई पेंडिंग नहीं रहेगा। जो आएगा शिकायत वो दर्ज होगी। और ये मुझे इस बात का काफ़ी संतोष है कि थानों में जो शिकायतें हमारे पास आती थी उसमें करीब 2022 की तुलना में करीब 40% कम शिकायतें आ रही हैं। और ये शिकायतें करीब बंद हो गई हैं। बहुत कम शिकायतें हैं कि थाना में शिकायत नहीं ली जा रही। हाँ, अब जो शिकायतें हैं वो कुछ और पार की हैं कि अनुसंधान जल्दी होना चाहिए और फास्ट हो, ये आरोप सही है गलत है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये शिकायतें करीब करीब समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई कि थाना में शिकायत नहीं ली जा रही। क्योंकि ये मेरा मानना है कि नागरिक का अधिकार है और हमारी कानूनन जवाबदेही है कि हम नागरिक की कंप्लेंट को रिसीव करें और उसके बाद जो कार्रवाई करें। और हम पारदर्शी तरीके से लोगों को बताते भी हैं। आप हमारा जो सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं वो भी नागरिकों के अधिकार के लिए ही है। अगर 12 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं 1.5 साल में तो कोई कारण होगा तो जुड़े हैं। हमने कहा जो बड़ी घटना होती है उसका प्रेस रिलीज भी डाल दीजिए, सच बताइए, झूठ मत बोलिए। क्योंकि जब तक आप सही बात नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास नहीं बढ़ेगा। तो उसका यही तरीका है कि कंप्लेंट लीजिए, उस पर जो कार्रवाई बनती हो एक समय सीमा के अंदर करें। हमारे पास अनुसंधानकर्ता की कमी थी,
सारा प्रयास करके राज्य सरकार ने हमारे सिपाहियों को अधिकार दिया कि जो बीटीसी पास हैं वो अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं। हमारे पास 9,000 के करीब अनुसंधानकर्ता थे, हमको 27,000 चाहिए जो राष्ट्रीय मानक है, और आज की डेट में 25,000 पूरे हो चुके हैं और 2,000 ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये 27,000 हो जाएंगे। अब इसी के बाद अनुसंधान में गति आएगी। जब तक हम इन समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, पुलिसिंग आगे कैसे जाएगा? कोई शॉर्टकट नहीं है, और पुलिसिंग एक प्रोफेशनल काम है और उस प्रोफेशनल काम करने का एक तरीका है, उस तरीके पे हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और साइबर क्राइम हो जो हम दर्ज नहीं कर पाते थे, हमारी कैपेसिटी नहीं, अब 1.5 साल से हम साइबर क्राइम दर्ज कर रहे हैं। हम देश में नंबर 1 है कि जो कोई कंप्लेंट आती है हम दर्ज करते हैं। सबसे पहली ड्यूटी दर्ज होना है। पत्रकार बंधु आंकड़ों को लेके वो हाईलाइट करते हैं। आंकड़ों से मैंने अपने पदाधिकारी को कहा कभी मत घबराना, पहले दर्ज करो सही चीज़, उस पर काम करो, आंकड़े अपने आप ठीक होते रहेंगे। तो आंकड़ों को मैनेज करने का काम हमने कहा हम नहीं करेंगे। अधिकार है, कंप्लेंट दर्ज करो, कार्रवाई करो। तो साइबर क्राइम जो आज के समय में बढ़ते जा रहा है वो कैसे ठीक होगा? दर्ज करोगे तो ठीक होने का रास्ता खुलेगा। तो हमारा प्रयास ट्रैफिक की समस्या है। हमने फेसबुक लाइव शुरू किया कई जिलों में, तो मैंने एसपी से पूछा बताइए लोग सबसे बड़ी समस्या क्या बताते हैं? बोले ट्रैफिक की समस्या है। तुमने कहा इसका मतलब उसका समाधान करना चाहिए। संस्था को बुलाया, मैं दिल्ली जाके उनके डायरेक्टर से मिला, मैंने कहा कि आप बिहार आइए और हमारी समस्या को स्टडी करिए, बताइए कैसे ठीक होगी। और उन्होंने आए, उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने हमको बुलाया है। आए, उन्होंने 3 महीना पूरा सर्वे किया, अभी उन्होंने रिपोर्ट दी। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में जो सारे विभाग थे, ट्रांसपोर्ट और वो सब आए, उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए, बहुत पैसा भी नहीं लगेगा। और साथ साथ हमने हर जिला में थाना खोला, थाना का अधिकार क्षेत्र दिया। हमने कहा फाइन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, टेक्नोलॉजी से फाइन होगा, हैंडल डिवाइस से फाइन होगा। नागरिक को परेशान मत करो, गलती कर रहा है फाइन लो, परेशान क्यों करते? तो जो भी ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसमें एनफोर्समेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये अंत है, बहुत कुछ होना है। लेकिन रास्ता तो, दिशा तो है, रास्ता तो पता है कहाँ जाना है। तो जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा एक बिंदु है जिसमें और आगे बढ़ना है, बहुत से काम करने हैं। पर कैपेसिटी बिल्डिंग पहले वो व्यवस्था हो, उसके ऊपर ना इमारत खड़ी हो। तो ट्रैफिक जो है वो हमारी एक बड़ी चुनौती है। बिहार की जो भी विकास हो रहा है इतना, उसका एक कारण ट्रैफिक, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राजगीर के राज्य खेल एकेडमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय में 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के सहयोग से हो गया। बता दें कि इसमें डिफेंडिव चैंपियन भारत के अलावा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीम की भाग लेने की उम्मीद है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 8वें महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए बिहार सरकार का समर्थन प्रदान करने के लिए बहुत खुश हूं। हम इस प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय टीमों का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस आयोजन के लिए यात्रा करने वाली हॉकी टीम अधिकारियों और हॉकी प्रेमियों के लिए हमारे लोगों का आतिथ्य पसंद आएगा। हम इस आयोजन को एक भव्य सफलता बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्टेडियम तैयार होकर आप लोग के सामने बिहार में पहली बार तैयार हुआ है और आप लोग को मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक बिहार सरकार सीनियर एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन इस राजगीर में करने जा रहा है। मैं और रविंद्रन सेन डीजी बिहार, आपके खेल प्राधिकरण, हमारे प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की जी, हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक शानदार आयोजन होगा जिसमें आपका पूरे एशिया के 6 कंट्री, इंडिया, जापान, चाइना, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इतनी टीमें यहाँ पर भाग लेगी। और जो यहाँ पर पहली बार मेरे ख्याल से बिहार के इतिहास में इतना बड़ा इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है, इसके लिए मैं हॉकी इंडिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री
बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी को, रविंद्रन सर को, जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।